केमिस्ट्री क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 11वीं क्लास की बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आज की टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये जो है सभी लोगों, क्लास के लिए नहीं है, सभी लोगों के जन 11, 12 या 6, 7, 8 से ही बोलिए। थिंग्स जो है आप लोग पढ़ चुके हैं क्या होते हैं कि एक होता है लिविंग थिंग्स, और दूसरा जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स आप लोग जानते होंगे। तो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में सबसे ज्यादा किसमें पढ़ते हैं हम लोग? बोलिए किसमें? केमिस्ट्री। समझ में आ रही है? और इसको जो पढ़ते हैं हम लोग बायो, इसमें आपको आ जाता है मेटल। समझ में आ रहे हैं? मेटल से स्मॉलेस्ट होता है मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से होता है एटम, एटम से छोटा होता है सब एटम, सब एटम्स को बहुत सारे चीज के रूप में हम लोग बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल सकते हैं। लाइक क्या चीज हो सकता है? इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन्स हो सकता है, न्यूट्रॉन्स हो सकता है। समझ में आ रही है? और जो है इसके बाद भी क्या क्या चीज होता है आपको? पॉजिट्रोनो, ड्यूट्रोनो, ठीक, और उसके बाद मिश्रण पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सब जो होता है क्या होता है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। टिल नाउ अभी तक जो है आपको 100 जो है क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवर्ड जो है हो चुकी है। तो अभी जो है हम लोग मेन जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। और सबके बारे में जो है रिसर्च जब करेंगे, साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वे सब मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक फिजिक्स में उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो रिसर्च जब लोग करेगा उसमें ज़्यादा पढ़ना है। अब जो है आगे जो बढ़ते हैं, ये जानते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सबस्टांस is called molecules, the smallest part of the metals is called molecules, the smallest part of molecules is called atom, the smallest part of atoms is called subatoms. Means इसको reverse we can say that the group of subatoms is called atoms, the group of atoms is called molecules, the group of molecules is called matter, otherwise substance. इसमें जो है आप लोग पढ़ चुके हैं सेल के बारे में। सेल के बाद क्या होता है? टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या होता है? ऑर्गन, ऑर्गन के बाद क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या होता है? आवर बॉडी। इसको जो आप लोग पढ़ चुके हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, द ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन्स, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड आवर बॉडीज। समझ में आ रही होगी? वी कैन से दैट आल्सो, इसको रिवर्स जो है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडीज is called organ systems, and the smallest part of organ system is called organs, the smallest part of organ is called tissue, the smallest part of tissue is called cell.
ये हो गया। तो अब जो है हम लोग मेनली रूप से इसमें ये सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैटर हो गया। अब जो है हम लोग जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर ये मान लेते हैं, कोई एटम्स जो हो गया, एटम्स के इनसाइड क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस। और किसी भी एटम्स का, इसके बारे में आगे भी नेक्स्ट चैप्टर्स में मिलेगा पढ़ने के लिए, किसी भी एटम्स का सबसे ज्यादा हेवीएस्ट वेट कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है। कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है। याद रहेगा ना, समझ में आ रही है। किसी भी एटम्स का टोटल वेट कहाँ पर होती है, सेंटर, सेंटर पार्ट ऑफ द एटम। और इसके सराउंडिंग पाथ में जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, तो पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं सेल या ऑर्बिट भी बोलते हैं, या एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। समझ में आ रही है, सेल। और इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के इनसाइड क्या होता है, ऑर्बिट, सेल, एनर्जी लेवल। ये समझ में आ रही है। और जो है हम लोग क्या क्या चीज होता है कि टोटल जो है सेल जो होता है, सेल कितने होते हैं, के सेल, एल सेल, एन सेल, एन सेल, उसके बाद भी होता है OPQR तक होता है। के सेल, एल सेल, एन सेल, एन सेल। तो कोई बोल सकता है कि सेल क्या होता है, कोई पूछ सकता है ना, व्हाट इज सेल। समझ में आ रही है। तो सेल को हम लोग बोल सकते हैं कि द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड सेल। द पाथ ऑफ the electron is called cell। समझ में आ रही है। द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड सेल। ये सेल हो गया। और जो हो गया एक ऑर्बिटल्स जो होता है, इसको ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट, इसको ऑर्बिटल। इसमें जो है ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि द मैक्सिमम possibilities to finding the electron in the orbit is called, क्या होगा, ऑर्बिटल। समझ में आ गया। ये ऑर्बिटल जैसे मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जब मान लेते हैं रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है हमेशा ये रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो है एक कंटिन्यूअस स्पीड से रिवॉल्व करता है। इसके बारे में हम लोग आगे जो है ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको जैसे मूव कर रहा है, तो मैंने बोला कि यहाँ पर है, तो इसको एग्जैक्ट हम लोग तो नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि यहाँ बोले यहाँ पहुँच गया,
जैसे मान लेते हैं कि कभी आपसे बोला गया कि आप जो है स्कूल से घर आने में कितना समय लगेगा, बोल सकते हैं 5 मिनट। तो 5 मिनट पहुंचिएगा, तो हाँ सर कहाँ पहुंचिएगा, अतः गेट पर। तो उस समय गेट पर पहुंचने से या तो उस समय आप तो पहले होइएगा या तो बाद में होइएगा, यही चीज़ ना बता सकते हैं ना, या तो पहले होइएगा या तो बाद में, थोड़ा सा पहले या बाद में। तो यहाँ से जिस तरह से यह रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो मैंने बोला कि यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, या पहले भी बोले होंगे। तो एग्जैक्ट पोजीशंस जो है नहीं बता सकते, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसके और इसके बीच में, तो वही जो होता है ऑर्बिटल्स होता है। ठीक, ये समझ में आ गया। ये जो होते हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स में डिफरेंस जो है। सेल कितने होते हैं, 4 सेल, के सेल, एल सेल, एन सेल और एन सेल। 10th क्लास में भी ये आप लोग पढ़े। अब जो है हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो एटम्स जो होते हैं, एटम्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और ये, तो किसी भी एटम्स के लिए जितनी एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, Z इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू E। ये पहला एक होता है इसमें से N इज इक्वल टू E माइनस, इसका मतलब जो होता है Z से हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, P से होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, E से होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N से होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, A से होता है मास, Z से होता है एटॉमिक नंबर। समझ में आ रही है। तो ये जो है हम लोग निकालने के लिए N इज इक्वल्स टू, मीन्स यहाँ कहने का मतलब हो गया कि किसी भी एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स के बारे में बता चुके हैं, एलिमेंट्स इज ए प्योर सबस्टेंस विच इज मेड ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम्स, सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम्स। तो कोई भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जितना होगा, किसी भी एलिमेंट्स का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होगा, उतना ही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद हुआ, मीन्स किसी भी एलिमेंट्स का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसका प्रोटॉन की संख्या होगी, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ में आ गया। और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है एटॉमिक, सॉरी हाँ, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, या इसको एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं। एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, 9th क्लास में पढ़े होंगे। जिसे मान लेते हैं कि सोडियम, ठीक ना, सोडियम का इसमें पूछा जाएगा कि फाइंड द numbers of electron, protons, neutrons and आपको बोला जा सकता है E of सोडियम एटम। मीन्स ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि इलेक्ट्रॉन भी निकालिए, प्रोटॉन भी निकालिए, न्यूट्रॉन्स भी निकालिए, और आप क्या चीज निकालिए, एटॉमिक वेट या मास नंबर। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो बस ये याद होना चाहिए क्या कि सोडियम का हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 11 और 23। इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे वाले को, और इसको ए बोलते हैं, इसको जेड बोलते हैं। ये समझ में आया।
ऊपर वाले को ए, नीचे वाले को जेड। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आपको जेड बराबर 11, पी बराबर भी 11, ई बराबर भी 11, एन बराबर, हाँ इसको लिख लेते हैं, ए बराबर क्या होगा 23 होगा, और आपको एन बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस जेड, ए माइनस जेड है ना, तो ए माइनस जेड ले लेंगे, 23 माइनस 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। समझ रहे होंगे। तो इसी से और बन सकता है, जैसे एन इक्वल्स टू ए माइनस जेड है तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस पी भी लिख सकते हैं, एन इक्वल टू ए माइनस ई भी लिख सकते हैं। इससे क्वेश्चंस रहते हैं, इसको कंप्लीट होना चाहिए, ये समझ में आ रही है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको बनाने आने चाहिए। और जो है आगे इसमें पूछ दिया जाएगा और क्वेश्चंस कर कर आप लोग भी को भी प्रैक्टिस करना होगा बुक से। 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, 11th में भी ये सब के बारे में जानना जरूरी है। जैसे मान लेते हैं पोटेशियम जो हो गया, पोटेशियम जानते हैं इसका 19 होता है 39, तो इसमें से पूछा जाएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, प्रोटॉन्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ए, इसको क्या बोलते हैं जेड। तो ए इक्वल्स टू 39, जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपको 19, और पी इक्वल टू भी 19 हो जाएगा, और आपको पी इक्वल टू 19, ई इक्वल टू भी 19 हो जाएगा, एन इक्वल टू 39 माइनस 19 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। ये समझ में आ रहा होगा, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग कोई भी एटम्स दिया हुआ रहेगा उसका हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे मोलर मास जो होते हैं निकालने के लिए। मोलर मास किस तरह से निकालते हैं, हाँ एटम्स जो होते हैं एक होता है मोनोएटॉमिक, 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 मोनो मीन्स होता है सिंगल, सिंगल समझ में आ रही है। तो सिंगल के मतलब जो हो गया, जिसे मान लेते हैं सोडियम सिंगल फॉर्म में होता है, ठीक ना। जितने भी मेटल्स जो होती हैं, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, Fe हो गया, समझ में आ रही है, मैग्नीज हो गया, Mg हो गया, समझ में आ रही है, एल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, Ag हो गया। तो ये सब जो है आपको किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ये मोनोएटॉमिक सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो आता है डायटोमिक, डायटोमिक मतलब कि यह डाई मीन्स होता है टू, टू फॉर्म, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ऑलवेज डायटोमिक फॉर्म, सिंगल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि H2 प्लस O इक्वल टू H2O जो है लिखते हैं ना, जो कि यह गलत होता है। हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं H2 और O2 इसको बैलेंस कर देंगे तब 2H2, या ऐसे लिखना होगा तो H2 हाफ O2 करके तब लिखेंगे H2, तब सही होगा। समझ में आ रही, ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा गलत होगा, ये सब याद होना चाहिए। इसी तरह से जो है आपको N2 होता है, समझ में आ रहा है, N2 नाइट्रोजन जो है आपको, और इस तरह से X2 करके, X2 हाइड्रोजन ग्रुप आता है, जिसे मान लेते हैं F2 हो गया, Cl2 हो गया, Cl2, I2 हो गया, समझ में आ रही होगी, Br2 हो गया। तो ये सब क्या है डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं।
ये हो गया। और ट्राइएटोमिक, ट्राइएटोमिक, ट्राई मीन्स 3 हो गया, 3 आइटम्स जो कॉम्बाइंड है। तो 3 में क्या हो जाएगा, H2O जो हो गया, CO2 हो गया, ये सब ट्राइएटोमिक है, ये सब ट्राइएटोमिक, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। और इसके बाद जो है हम लोग लिख सकते हैं O3, ओजोन जो है आपको 3 के फॉर्म में पाए जाते हैं, पता होगा। और H2S, H2S ट्राइएटोमिक है। टेट्राएटोमिक होता है, टेट्राएटोमिक, टेट्रा मीन्स होता है 4, तो P4 के फॉर्म में होता है, P4 फास्फोरस जो होता है 4 के रूप में होता है। और हो जाएगा आपको 4 में NH3 अमोनिया, इसमें भी है ना, NH3 हो जाएगा, S4 भी होता है जी नहीं, इस तरह का हो गया, टेट्रा हो गया। टेट्रा के बाद पेंटाएटोमिक, पेंटा P5 फास्फोरस 4, इसको देखते हैं H2SO4 नहीं होगा, CaCO3, 3 2 5 है, ये जो है पेंटाएटोमिक हो गया, 1 2 और 3 5 हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया पेंटाएटोमिक के फॉर्म में। हेक्साएटोमिक, हेक्सा, एस जो है 6 के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, समझ में आ रही है। इसी तरह से H2SO4 कितना हो जाएगा, 5, इसको लिख सकते हैं Na2CO3। हेक्साएटोमिक में हो जाएगा, देखिए हेक्साएटोमिक में क्या क्या होगा, S6, ठीक, और इसको Na2CO3 इसमें हेक्साएटोमिक में, और पेंटाएटोमिक जो हो गया CaCO3 पेंटाएटोमिक हो गया। ये चीज जो है आपको याद होना चाहिए। अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी तरह से एनेटोमिक, पॉलीएटोमिक भी होते हैं, जिसमें ज्यादा जो रहते हैं, मोर देन वन एटम इज कॉल्ड पॉलीएटोमिक। अब जो हो गया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हियर H2O, इसमें जो है कितनी हाइड्रोजन्स है, ये जो है 1 मॉलिक्यूल्स हो गया, 1 मॉलिक्यूल्स हो गया। H2O मीन्स हियर 2 atoms of hydrogens and 1 atoms of oxygens, then makes 1 molecules of the water, समझ में आ रही होगी। The combinations of 2 atoms of oxygens and 1 atoms of the combinations of 2 atoms of hydrogens and 1 atoms of oxygens then makes 1 molecules of water, समझ में आ गया। अगर इसी तरह से रहेगा, मान लेते हैं कि H2SO4 is a one type of molecules, here 2 atoms of hydrogens and 1 atoms of sulfur and 4 atoms of oxygens then makes the 1 molecules of the sulfuric acid, समझ में आ रही होगी।
तो यहाँ जो है 1 मॉलिक्यूल्स में कितनी जो एटम्स जो है, देखिए ये 2 एटम्स है और ये 1 एटम्स है और ये कितना है आपको 4 एटम्स, इतने एटम्स मिलकर ये मॉलिक्यूल्स जो है बनेंगे। इसी तरह से अगर मान लेते हैं रहेगा 5H2, तो 5H2O में क्या हो जाएगा, यानी कि 5 मॉलिक्यूल्स हैव 10 मॉलिक्यूल्स, सॉरी 10 atoms of hydrogens and 5 atoms of oxygen। समझ में आ रही है? शुरू में 5 लिखने से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है सभी में, याद होना चाहिए। समझ में आ रही होगी। अब जो है आगे जो है हम लोग पढ़ते हैं मास नंबर जो होते हैं किस तरह से निकालते हैं। मास नंबर ऑफ कंपाउंड्स को जो निकालते हैं, जैसे H2SO4 कंपाउंड्स का अगर मास नंबर निकालना होगा तो कैसे निकालें, तो इसके लिए क्या चीज याद होना चाहिए, मास नंबर एलिमेंट्स का। तो कैसे हाइड्रोजन्स का 1 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39, ये सब याद होना चाहिए, धीरे धीरे बनाते बनाते याद हो जाए, ठीक ना। तो इसको निकालना होता, कैसे निकालेंगे समझिए। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन कितना है 2 लिख देंगे, एक हाइड्रोजन की मास कितनी होती है 1, प्लस सल्फर कितना है, सल्फर कितना है 1, एक सल्फर की मास कितनी होती है 32, समझ में आ रहा होगा। ऑक्सीजन कितना है 4, एक ऑक्सीजन की मास कितनी होती है 16, समझ में आ रही होगी। 2 + 32 + 64, इसको ऐड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 98 यूनिट, या हम लोग लिख सकते हैं 98 AMU, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, समझ में आ रही होगी। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि H2O को जो है मोलर मास निकालिए, इसको बोलते हैं मोलर मास भी। समझ में आ रही है, या इसकी मॉलिक्यूलर वेट, समझ में आ रही है, इसको मॉलिक्यूलर वेट। H2O कितना है 2, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इसको निकालेंगे 2 + 16 = 18 यू बोल सकते हैं या 18 AMU, समझ में आ रही है। ये अगर मान लेते हैं कि इसी तरह से रहेगा कि CaSO4 × ½ H2, इस तरह से रहेगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये दिया हुआ रहेगा, नहीं तो ये सब याद होना चाहिए। लिखेंगे हम लोग 41, सॉरी कितना कैल्शियम है 1 × 40 प्लस सल्फर कितना है 1, एक सल्फर का 32, ऑक्सीजन कितना है 4, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे प्लस, यहाँ इंटू नहीं देंगे, देखिए यहाँ इंटू दिया है ना, इसमें हम लोग इंटू नहीं देंगे, यहाँ लिखेंगे 1/2, यहाँ पर इंटू हो सकता है। और H2O का निकालेंगे 2 × 1 + 1 × 16, तो क्या होगा ये 40 + 32 64 ½ और 2 + 16, तो 40 +
32 64 प्लस 1/2 कट जाएगा, 9 हो जाएगा ये। इसको हम लोग 40 प्लस 32 64 प्लस 9 इसको जोड़ते हैं, 4 2 6 9 15 6 3 9 4 13 1 14 45 फिर से देखते हैं, 9 4 13 9 4 13 2 15 5 कैरी 1 4 3 7 इतना हो गया ये हो गया क्लियर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड्स या कोई भी मॉलिक्यूल्स दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग मॉलिक्यूलर वेट जो निकालते हैं या मोलर मास निकालते हैं। ये सब जो है 11th क्लास में सभी लोगों को याद होना चाहिए, ऐसा 9th में पढ़ना। तो बेसिक में यही सब जो है प्रैक्टिस कराया जाएगा। समझ में आ रही है? इसी तरह से जो लोग समझ गए हैं, जिनको समझ में आ गई है, तो उन लोग भी एक क्वेश्चंस बनाकर दिखा सकते हैं, उसका आंसर बता सकते हैं कि कितना होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द मोलर मास ऑफ H2SO4 into 24 of CaSO4 into 2H2। इसका आंसर बताइएगा, कमेंट में जाकर कितना होगा तब पता चलेगा। और जो है आप बता सकते हैं H2SO4 into 20H2। समझ में आ रही होगी इस तरह से, या इसको इस तरह से इसको भी बताइए NH3, इसका मॉलिक्यूलर मास देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। कमेंट में केवल इसका लिखना है कि आपको मोलर मास कितना हो। समझ में आ रही होगी? ये है आपको Cu, यहाँ पर भी देखिए इस तरह से लिखा हुआ रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह से लिखा हुआ रहता है कोबाल्ट। ठीक है, आज की यहीं तक, धन्यवाद।